स्टूडेंट, आज इजी स्टडी विथ रुचि की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम में आने लायक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साझेदारी पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो साझेदारी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ ना, ये आपके 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास में ये आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट पे मिलेगा और 11th में किस पे मिलेगा? ये बिजनेस स्टडी पे मिलेगा। तो क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों, साझेदारी में दो या दो से अधिक, अकेला व्यक्ति तो साझेदार हो नहीं सकता बच्चों। तो साझेदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? तो याद रखिएगा, साझेदारी की न्यूनतम संख्या कितनी है? 2 है। और अधिकतम संख्या बच्चों, जब न्यूनतम संख्या आपको पता है ना कि 2 है, तो अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 में एक 0 लगा दो, मतलब 20। तो मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा कि साझेदारी में न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम कितनी होगी बच्चों? 20 होगी। तो ये जब साझेदारी व्यवसाय होता है ना बच्चों, लाभ कमाने के उद्देश्य से, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, अधिकतम कितने? 20 व्यक्ति मिलकर आपस में कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो वो कौन सा व्यापार कहलाता है? साझेदारी व्यापार। लेकिन फिर भी आपको पुस्तक के भाषा में एक बार मैं बताना चाहूंगी, पढ़ देती हूँ क्या लिखा है। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जो किसी वैध व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं और जो सब या उनमें से कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये साझेदारी अगर व्यवसाय आता है ना कि क्या होता है, तो आपको अर्थ या आशय लिखना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आप एक परिभाषा लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार लिखा है। तो बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे पूछ दिया जाता है कि साझेदारी अधिनियम कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा बच्चों, साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है। और हम लोग जो परिभाषा पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? धारा 4 के अनुसार। तो कभी भी अधिनियम पूछ दिया जाता है कि साझेदारी कौन सा अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो आप याद रखिएगा क्या आता है? 1932। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जो आशय बताया, इसमें क्या बोल रहा है कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, आपस में मिलते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। अब मिलते हैं तो ग्रुप जो बनता है ना बच्चों, उसे ही क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। वो किसी लाभ को कमाने के लिए लाभ को कमाते हैं और आपस में बांटते हैं, इसके लिए तैयार होते हैं और कुछ वैध व्यापार करते हैं। मान लो मैंने साझेदारी व्यापार किया और हम लोग 5-6 दोस्त मिल गए आपस में और बोलते हैं हम लोग किसी बैंक को लूटेंगे, हम लोग कहीं पे चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। इस प्रकार का हम लोग साझेदारी आपस में कर लेते हैं। तो क्या ये सही होगा? वैध होगा? नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है बच्चों कि साझेदारी व्यापार वही व्यापार कहलाएगा जो वैध हो, जो कानून की दृष्टि में सही हो। अगर हम कुछ गलत काम करने के लिए साझेदारी करते हैं ना, या गलत व्यवसाय करते हैं, तो वो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा। कोई वैध काम होना चाहिए। और साझेदारी में मान लो हम लोग 5 या 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये 10 लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं ना बच्चों, उनमें से कोई एक व्यक्ति काउंटर पे बैठेगा, मतलब एक व्यक्ति के नाम से, या एक व्यक्ति चलाएगा, बाकी लोग उसमें काम करेंगे। या फिर वो 5 या 10 लोग आपस में मिलकर उस व्यवसाय को चलाएंगे। सारे के सारे मिलकर काम करेंगे या किसी एक की ओर से चलाया जाएगा और बाकी लोग काम करेंगे। तो आई होप आपको आशय समझ आ गया। अब देखिए इसकी परिभाषा जो मैंने लिख कर रखा है, आप परिभाषा बिल्कुल याद रखिएगा। बिल्कुल जैसा लिखा है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या बोलता है? देखिए, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यापार का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हैं और जो सबके द्वारा या किसी सबकी ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है।
मतलब ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी क्या है पता है आपको? ये व्यक्तियों का आपस में एक ऐच्छिक संघ है जो किसी लाभ को बांटने के लिए आपस में तैयार हुए हैं, और ये जो है व्यवसाय जो है सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? साझेदारी बोलते हैं। तो आप लोग जब भी ये परिभाषा आए तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा बच्चों। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, बिल्कुल यही परिभाषा को एकदम अच्छे से दिमाग में रख लीजिए ताकि जब भी आए आप आराम से लिख सको। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो हम आते हैं साझेदारी के लक्षण, विशेषताएं, प्रकृति या तत्व। बच्चों ये जितने मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आपको विशेषता आता है, लक्षण आता है, तत्व आता है या प्रकृति आता है तो आपको इन्हीं को लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट लिखा है, सबको थोड़ा थोड़ा डील करते हैं। साझेदारों के बीच करार, पहला पॉइंट। तो देखिए बच्चों, जब भी ये साझेदारी व्यवसाय स्टार्ट होता है ना तो कई बार एक क्वेश्चन आता है, साझेदारी की शुरुआत किससे होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, करार से। आप इसको समझौता भी बोल सकते हो, आप इसको अनुबंध भी बोल सकते हो, आप इसको संविदा भी बोल सकते हो, आप इसको समझौता भी बोल सकते हो। मतलब साझेदारी व्यवसाय की जब भी शुरुआत होती है ना, दो लोग व्यक्ति आपस में करार या समझौता करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या संविदा करते हैं कि हम लोग इस व्यापार को चलाएंगे और जो भी लाभ हानि ये होगा व्यवसाय में उसको आपस में बांटेंगे। इसलिए साझेदारी व्यापार में जब भी स्टार्ट होता है साझेदारी व्यवसाय का तो किससे स्टार्ट होता है बच्चों? करार, समझौता, अनुबंध, संविदा। ठीक है, आप लोग ये शब्द याद रखिएगा, यही क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए दूसरी विशेषता, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन। अब ये जो साझेदारी व्यापार है ना बच्चों, 2 व्यक्तियों से स्टार्ट होता है। न्यूनतम कितनी संख्या होती है बच्चों? बताओ बताओ। न्यूनतम 2 संख्या होती है और अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम 20 होती है। तो इसीलिए बोला गया ये साझेदारी व्यवसाय जो है ना व्यक्तियों का संगठन है। अब सोचो 20 लोग मिलेंगे तो एक संगठन बनेगा कि नहीं बनेगा? इसीलिए तो बोला गया है बच्चों कि साझेदारी व्यवसाय व्यक्तियों का संगठन ही, ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरा विशेषता देखिए, उद्देश्य लाभ अर्जन। अब 20 लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं तो भाई कोई ना कोई तो लाभ पाना उनका उद्देश्य होगा ना। बिना लाभ के एक साथ में मिलकर कोई व्यवसाय करना, कोई काम करना क्या सही होगा? नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है बच्चों कि साझेदारी व्यवसाय व्यक्तियों का संघ है जो आपस में किसी लाभ को बांटते हैं। लाभ अर्जन करने के लिए साझेदारी व्यवसाय बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। अब देखिए चौथा, असीमित दायित्व। तो पता है बच्चों ये साझेदारी व्यवसाय में ना जितने साझेदार रहते हैं उनके जो दायित्व रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत असीमित रहते हैं। असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब कैसे में? अब भाई साझेदारी व्यवसाय है, हर किसी का काम रहेगा, हर किसी को यानी बोलना चाहिए लाभ पाने के लिए उस व्यवसाय में काम करना है। कभी एक कर रहा है, कोई सब मिलकर कर रहे हैं, तो काम और इनका जो दायित्व रहता है ना बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन में आता है कि ये साझेदारी में साझेदारों के दायित्व सीमित होते हैं क्या सीमित होते हैं? तो आप याद रखिएगा क्या होते हैं? असीमित होते हैं। सबके ऊपर काम का भार बहुत ज्यादा रहता है, हर किसी के लिए वही काम यानी बोलना चाहिए। एक के लिए जो है वो दूसरे के लिए भी है, तीसरे के लिए भी है। तो आपको भी पता है किसी के लिए कोई काम सरल होता है, किसी के लिए कोई काम कठिन होता है, और सारे काम जो रहते हैं सभी को करना होता है। इसीलिए बोला गया है बच्चों कि इसमें साझेदारों के दायित्व क्या होते हैं? असीमित होते हैं। अब पांचवा देखो, सद्विश्वास। अब बच्चों ये जो साझेदारी व्यवसाय होता है ना ये सद्विश्वास से चलता है। अब कैसे? सोचो अगर हमको अपने पार्टनर में, ठीक है, साझेदारी को इंग्लिश में पार्टनर भी बोलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं और एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो व्यवसाय कैसे चलेगा? एक दूसरे पे विश्वास रखना पड़ेगा ना। मान लो आज मैं काउंटर पे बैठा हूँ, ठीक है, और मैं एक व्यवसाय खोल के रखा हूँ होटल में। होटल मान लो मैं खोल के रखा हूँ, काउंटर पे मैं बैठा हूँ, कैश आ रहे हैं मैं रख रहा हूँ, ठीक है, मैं रखते जा रहा हूँ, जो भी कैश आ रहा है मैं रखते जा रहा हूँ। कुछ को छिपा कर रख लिया तो, लेकिन नहीं, बाकी दोस्तों को या बाकी साझेदारों को भी विश्वास है कि जो भी पैसे आ रहे हैं ना मैं उसको काउंटर पे ही रख रहा हूँ, अपनी जेब में नहीं डाल रहा हूँ। इसीलिए बोला गया है बच्चों कि ये साझेदारी व्यवसाय में ना सद्विश्वास के गुण होते ही हैं। लोगों को एक दूसरे पर विश्वास होता है तभी तो वो साझेदारी।
तो बच्चों अगला पॉइंट आते हैं छठवां, फर्म का नाम। अब देखो बच्चों, अगर मैं साझेदारी व्यवसाय कर रहा हूँ ना, तो उस व्यवसाय को हम लोग फर्म के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं बच्चों, याद रखिएगा, फर्म के नाम से जानते हैं। तो ये फर्म का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। जैसे मैंने होटल खोल के रखा है तो मेरे होटल का नाम होना चाहिए। अगर मैं कहीं पे गार्डनिंग कर रहा हूँ, बागवानी कर रहा हूँ, तो मेरे बागवानी के फर्म का नाम होना चाहिए। तो हम लोग जो भी व्यवसाय करते हैं ना, उसका नाम रखना जरूरी है, उस फर्म का नाम जरूर होना चाहिए। तभी तो बोलेंगे इस फर्म के नाम से ये साझेदारी व्यवसाय चल रहा है करके। तो याद रखिएगा, इसका छठवां लक्षण क्या है, जो भी हम साझेदारी व्यवसाय करेंगे उसे फर्म बोलते हैं और उसका कोई ना कोई नाम हमें रखना ही होता है। अगला है हित का हस्तांतरण। तो बच्चों ये साझेदारी में जो भी हित रहता है ना, जैसे मेरा हित है तो मेरे हित का हस्तांतरण हम लोग बाकी साझेदारों के साथ मिलकर आपस में तय करके किसी और को दे सकते हैं। मान लो मैं साझेदार हूँ, मेरी मृत्यु हो गई, ठीक है, मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा जो लाभ का हिस्सा है किसको मिलेगा, तो सारे साझेदार आपस में तय करेंगे कि हाँ इसकी बेटी है, इसकी पत्नी है, इसका बेटा है, इसका लाभ उसको दे दिया जाए। वो सारे साझेदार आपस में मिलकर ये तय करेंगे। इसीलिए लिखा है कि हित का हस्तांतरण सभी साझेदारों की सम्मति से मिलजुल कर किया जाता है। आई होप बच्चों आपको ये लक्षण और ये जो आशय और ये परिभाषा अच्छे से याद हो गई। अब हम इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों साझेदारी समझने के बाद में हम लोग ये समझ लेते हैं कि साझेदारी संलेख होता क्या है। तो ये भी हमारे एग्जाम में आने लायक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आता है बच्चों की साझेदारी संलेख होता क्या है। तो क्या होता है, संलेख मतलब एक पत्र होता है। क्या होता है, एक पत्र, एक कागज होता है। तो देखो एक बार मैं पढ़ देती हूँ, उसका समझाती हूँ। साझेदारों का चयन हो जाने के बाद साझेदारी के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके मध्य अधिकार एवं कर्तव्यों के लिए करार लिखित या मौखिक हो सकता है। यह करार ही साझेदारी संलेख कहलाता है। तो बच्चों जो अब हम साझेदारी व्यवसाय करना चाहते हैं और आपस में जब साझेदार सहमत हो जाते हैं, करार कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि हम लोग इस व्यवसाय को चलाएंगे, तो जो ये हम लोग सहमत होते हैं ना बच्चों, करार करते हैं, इसका यानी बोलना चाहिए एक कागज पे लिख लेना चाहिए या फिर ये मौखिक भी हो सकता है। तो आप लोग कई बार एग्जाम में आता है कि साझेदारी संलेख लिखित होता है कि मौखिक होता है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, क्योंकि ये साझेदारी जब भी हम लोग करते हैं कुछ अधिकार होते हैं साझेदारों के, कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं, लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर क्या किया जाएगा, उसके लाभ को कैसे बांटा जाएगा, हानि होने पर कैसे बांटा जाएगा, ये बहुत सारी बातें होती हैं बच्चों। और आज के डेट में जब इंसान हर बात पे मुकर जाता है, कुछ भी बोलो मैं तो बोला ही नहीं हूँ, तो ऐसे में ये जो साझेदारी जो हम लोग आपस में करार करते हैं ना, उसको एक कागज पे लिख लेना अच्छा होता है। हम चाहे तो मौखिक कर सकते हैं, अच्छे दोस्त हैं तो वादे से यानी वादे से मुकरते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने यानी बोलना चाहिए सेफ्टी के लिए, फ्यूचर में किस बात पे क्या झगड़ा हो जाए, ये सब के बचने के लिए हमें ये साझेदारी जो है ना संलेख लिखित करवा लेना चाहिए। तो आप लोग ये एकदम अच्छे से याद रखें कि साझेदारी संलेख मतलब जो भी साझेदारों के बीच में आपसी समझौता होगा उसको एक कागज पे लिख लेना, वही क्या कहलाता है बच्चों, साझेदारी संलेख। संलेख मतलब एक पत्र में सारी बातें लिख लेना कि किसके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, इन बातों को लिख लेना। अब देखो मैंने नीचे में लिखा भी है, भावी विवादों से बचने के लिए ऐसा करार उचित स्टाम्प पेपर पर लिखित होना श्रेष्ठ होता है। यह संलेख को साझेदारी नामा या साझेदारी अधिनियम भी कहा जाता है। तो बच्चों अगर आपके एग्जाम में आता है कि साझेदारी नामा किसको बोलते हैं या फिर साझेदारी अंतर्नियम किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों यही जो साझेदारी संलेख है ना, इसको क्या करते हैं, एक स्टाम्प पेपर पे बकायदा स्टाम्प लगा के, एक पेपर लेते हैं उस पे स्टाम्प लगा रहता है, टिकट लगा रहता है, मुहर लगा रहता है,
उस पे ही लिखवा लेना और सारे साझेदारों के हस्ताक्षर करवा लेना। यही क्या होता है, साझेदारी सल्लेख होता है। तो इसमें यही बोला है कि यही साझेदारी नामा कहलाता है या साझेदारी अधिनियम भी कहलाता है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि साझेदारी अधिनियम क्या है, साझेदारी नामा क्या है। तो साझेदारी सल्लेख को ही एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो है साझेदारी नामा या साझेदारी अधिनियम। फिर भी आपको कुछ डाउट है ना बच्चों, तो हम इसकी विशेषता या लक्षण पे आते हैं। देखिए, साझेदारी सल्लेख के लक्षण, तो पहला लक्षण है लिखित या मौखिक, जो मैंने आपको बताया। कोई भी साझेदारी सल्लेख या तो बच्चों लिखित होगा या फिर मौखिक होगा। दूसरा देखो, हस्ताक्षर होना जरूरी। तो ये जो साझेदारी सल्लेख होता है ना बच्चों, जो हम लोग पेपर पे लिखते हैं, उसमें सारे साझेदारों के हस्ताक्षर, सिग्नेचर होने जरूरी है। तब तो पता चलेगा ना कि हाँ ये इन शर्तों को, इन कर्तव्यों को मानता है। आप सिग्नेचर कर दिए मतलब आप ये सारी चीजों के लिए राजी हो, इसीलिए तो इसे साझेदारी नामा बोलते हैं ना। तीसरा है शासकीय मुद्रांक लगा होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग ये जो साझेदारी सल्लेख है किसी स्टाम्प पेपर पर लिख लें बकायदा मुहर लगा के, और मुहर क्या होनी चाहिए, शासकीय, गवर्नमेंट की मुहर होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होता है। अगला देखिए, करार का पंजीयन। जब भी हम लोग ये साझेदारी सल्लेख बनाते हैं ना बच्चों, इसका पंजीयन करवा लेना चाहिए। पंजीयन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। जैसे हम लोग कोई व्यवसाय करते हैं तो उसका पंजीयन करा लेते हैं या रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं ना, तो पूरी दुनिया में ये पता चल जाता है कि इस नाम का कोई फर्म खोला गया है या इस नाम का साझेदारी फर्म चलाया जा रहा है। इसलिए अगर हम लिखित करवाते हैं तो उसका पंजीयन करवा लें, ताकि फ्यूचर में यानी भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो यही अगर हम पंजीयन कराए रहते हैं ना, जैसे हमको किसी पे मुकदमा करना है तो हम उस पंजीयन को दिखाकर, पंजीयन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, इसको दिखाकर हम किसी पे मुकदमा कर सकते हैं और पूरी दुनिया को भी पता चल जाता है कि साझेदारी व्यवसाय में इस नाम का कोई फर्म रजिस्ट्रेशन है। और ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमको कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए जब भी साझेदारी सल्लेख कराया जाए ना बच्चों, उसका पंजीयन करा लेना बिल्कुल अच्छी बात है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी जो सल्लेख होता है ना, अगर ये नहीं बनाया गया है तो उसके अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चों को नहीं पता होता है, और इसी के जरिए आपके अकाउंट में कई क्वेश्चन बनते हैं। लेखा कर्म में आपके अकाउंटिंग में कई क्वेश्चन होते हैं जो जब लिखा रहता है कि साझेदारी का अभाव है, साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया है, तो ये इस प्रश्न को हल करिए। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपसे कोई प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्या होता है, अगर कहीं पे साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया, सिर्फ मौखिक रूप से ही बोल दिया गया, मौखिक रूप से भी नहीं बनाया गया, तो कौन कौन से नियम लागू होंगे। पहला लाभालाभ का बंटन, मतलब जो भी लाभ होगा ना साझेदारी व्यवसाय में, उस लाभ को सभी साझेदारों में बराबर बांटा जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया जाता है तो जो लाभ होगा उसको कैसे बांटेंगे, सभी साझेदारों में बराबर बांटेंगे। सेकंड देखिए, व्यापार का संचालन। तो जब भी साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया है, इसका संचालन सभी साझेदार बराबर करेंगे। किसी को कोई ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, सब बराबर रहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा देखिए, साझेदारों का वेतन। तो बच्चों ये अक्सर क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है, साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया है और एक साझेदार को प्रति माह इतना वेतन मिलता है करके दिया रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया है ना, तो किसी भी साझेदारों को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। चौथा देखिए, पूंजी पर ब्याज। तो जो भी साझेदार रहेगा उसको पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर दिया भी रहेगा पूंजी पे ब्याज इतना मिलेगा और लिखा रहेगा साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, पूंजी पे ब्याज नहीं दिया जाएगा। पांचवा देखिए, आहरण भी जो रहेगा उस पर भी कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भूलिएगा मत, पूंजी पे ब्याज नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन बच्चों आप यहाँ छठवां पॉइंट देखिए, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। तो अगर कोई साझेदार फर्म को कोई ऋण दिया है
तो भाई कहीं पर भी आप ऋण दो, आपको ब्याज पाने का अधिकार होगा कि नहीं होगा। तो अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो आप याद रखिएगा 6% की दर से ब्याज, कितने परसेंट की दर से, 6% की दर से ब्याज उस साझेदार को दिया जाएगा जो हमारी फर्म को ऋण दिया रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा 8% ऋण पर ब्याज, 10% ऋण पर ब्याज, तो वो नहीं होगा। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया तो कितना परसेंट दिया जाएगा, 6%। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब है 7वां, फर्म की संपत्ति का प्रयोग। तो ये जो साझेदारी संलेख जब बनाया नहीं जाता है ना बच्चों, जो फर्म की संपत्ति रहता है ना, उस पर कोई भी व्यक्ति निजी प्रयोग नहीं कर सकता। उसमें से कोई भी सामान या का आहरण या अपने लिए प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। 8वां देखिए, हिसाब किताब देखना। तो जब साझेदारी संलेख नहीं बनाए रहेंगे ना, सबको बराबरी का हक है, तो सभी साझेदार हिसाब किताब देख सकते हैं। 9वां देखिए, नए साझेदार। अगर मान लो साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है और कोई नया साझेदार आता है तो सभी साझेदारों की मर्जी से हम नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। 10वां देखिए, साझेदारों को निकालना। तो जब भी साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता है ना बच्चों, तो किसी भी साझेदार को फर्म से नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, इसलिए किसी भी साझेदार को निकालने का कोई कारण नहीं होता है। 11वां देखिए, फर्म में परिवर्तन। मान लो हम फर्म के नाम में या किसी वजह से कुछ फर्म में अपने जो साझेदारी व्यवसाय फर्म का नाम रखा है ना, या कुछ भी उसमें अगर हम परिवर्तन करते हैं ना बच्चों, तो सारे साझेदारों को हमको सूचना देना पड़ेगा। अगर हम सूचना नहीं देंगे तो हम फर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, और अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो हर साझेदार को आपको बराबर सूचना देनी पड़ेगी। 12वां देखिए, हित का हस्तांतरण। तो ये साझेदारी संलेख अगर नहीं बनाया गया है ना बच्चों, तो किसी साझेदार के हित का हस्तांतरण सभी साझेदार आपस में मिलकर आपसी सहमति से तय कर सकते हैं कि हित का हस्तांतरण करना है, किसको करना है या नहीं करना है। तो आई होप बच्चों ये साझेदारी संलेख के अभाव में होने वाले नियम, लागू होने वाले नियम आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और नहीं याद हुआ संलेख या साझेदारी का चैप्टर कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और कैसा लगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।